नमस्कार मेरे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, जो मेरे भाई बहन रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जिसकी डेट एग्जाम डेट जस्ट आपके सामने है, और जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। बताना चाहता हूं, इस सेशन में जीएस के मैं 50 सबसे बेहतरीन वो प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपको 100% एग्जाम के टाइम पर फायदा देंगे मित्र। लेकिन शर्त मेरी यही रहेगी मित्र कि सेशन को पूरा देखें, आप 50 क्वेश्चन देखें। और एक बात और है मेरी तरफ से कि आप अपना स्कोर मुझे लास्ट में जरूर बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं 50 में से। तो मित्र, बहुत प्यारा सा अच्छा सेशन है, पूरा देखें। ये क्लास नंबर 1 है इसकी। इस तरीके से जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, आपको इसी तरीके से टेस्ट पेपर के साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सेशन में देखने के लिए मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत जल्द आपके सामने मैराथन क्लास लेकर के भी आने वाला हूं जीएस की, जो लगभग 500 क्वेश्चनों की होगी मित्र। चलते हैं मित्र अपने सेशन की ओर, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इन बाजुए कातिल में है। तो एग्जाम को एक बार दिखा दो, उस भर्ती बोर्ड को दिखा दो जिसका आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कि देख हमारी बाजुओं में दम है। छीन लो उससे एक बार नौकरी, ताकि आपके मां बाप का सपना पूरा हो सके। दुनिया को दिखा दो, परिवार को दिखा दो, और अपने पड़ोसियों को दिखा दो, रिश्तेदारों को दिखा दो, जो कल तक आपसे अंगुली करते थे, आंखें दिखाते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। करके दिखा दो एक बार, अपने अंदर का जमी जगा दो मित्र। चलते हैं मित्र अपने सेशन की ओर, लेकिन छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता है, बिल्कुल फ्री, निशुल्क। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी मेरे टीम के अन्य टीचर पढ़ाते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। सारी क्लासें आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये भाई आपको फ्री देगा। सेशन ये अच्छा लगे लाइक करिए, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का आंसर पूछो, कमेंट सेक्शन मैंने आपके लिए बिल्कुल खोल के रखा है, आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने 1 करोड़ रुपए का है। बताइए, बोधिसत्व की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? बताएं मित्र, बोधिसत्व की जो अवधारणा है वह किस धर्म से संबंधित है? क्या जैन धर्म से है मेरे भाई, या हीनयान बौद्ध धर्म से है, या सिख धर्म से है, या महायान धर्म से है? कोई शेर मेरा भाई बता सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि बोधिसत्व की अवधारणा है वह किस धर्म से है? बताएं मित्र, ध्यान दीजिए। यद्यपि इस क्वेश्चन का आंसर बौद्ध धर्म से सही है। कौन सा मित्र? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में कौन सा धर्म, कौन सी ब्रांच? सबसे पहले याद रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध थे बच्चों। गौतम बुद्ध। यह जो धर्म है भारतवर्ष में पैदा हुआ और वर्तमान समय में दुनिया में जाना जाता है ये। अच्छा, कोई भाई बता सकता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? कोई भाई बताइए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? भाई बता सकता है तो ध्यान रखना। जो भाई जानते हैं तो मेरी तरफ से धन्यवाद, नहीं जानते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। से ये सिद्धार्थ मित्र किस वंश के थे? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ये सिद्धार्थ किस वंश के थे? तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे ये पूछा गया था, किस कुल के थे? तो ध्यान रखना, शाक्य कुल के थे बच्चों।
शाक्य कुल की थी। पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। एक बात पूछी जाती है कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तब इनकी अवस्था कितनी थी, उम्र कितनी थी? जब गृह त्याग के समय इनकी उम्र कितनी थी, तो ध्यान रखना, कहीं पर आपको 29 वर्ष मिलेगी, कहीं पर 30 वर्ष मिलेगी, दोनों सही है। और गृह त्याग की घटना को बच्चों क्या कहा जाता है, आपको पता है? गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, आप लोग याद रखना। जो बौद्ध सत्य की अवधारणा है मेरे भाई, यह महायान शाखा से संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चों। किससे? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, खलनायक क्वेश्चन है बच्चों ये। मतलब ऐसा खलनायक जो आपको एग्जाम में आपने इससे पहले नहीं पढ़ाया, तो आपके सामने खलनायक क्वेश्चन हो जाएगा ये, समझे? तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने इस पर स्टार लगा सकते हैं, तारे बिठा सकते हैं, चंद्रमा बिठा सकते हैं, आप बिठा लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने यह है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक, इसका नाम क्या है? स्वप्न वासव दत्ता। क्या नाम है? स्वप्न वासव दत्ता। किसने लिखा है? किसने लिखा है? स्वप्न वासव दत्ता के रचयिता कौन है? और यह इतिहास की, वो भी एंशिएंट इतिहास की, एक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने वाली यह कृति है बच्चों। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। क्या जयदेव हैं या कालिदास हैं? कालिदास के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, कालिदास किस गुप्त वंश के शासक के समकालीन थे? कालिदास किस गुप्त वंश के शासक के समकालीन थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपकी तैयारी को मान जाऊंगा कि वास्तव में आप ईमानदारी से बगैर अपने घर वालों को धोखा दिए हुए तैयारी कर रहे हैं। बताइए मुझे, क्या ये कृति है शूद्रक की है, स्वप्न वासव दत्ता, या फिर भास की है, या फिर भास की? बताने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो, जो जयदेव ने जो कृति लिखी है बच्चों, उसका नाम गीत गोविंद है। गीत गोविंद पूछा जाए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो बताइए जयदेव है बच्चों। कौन है? जयदेव हैं। इसके साथ साथ जो शूद्रक ने लिखी है, जिन्हें हम शूद्रक कहते हैं, शूद्रक ने जो कृति लिखी है उसका नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका पूछा गया है, कतई जहर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना। पूछा जाता है कि मृच्छकटिका किसकी कृति है, किसकी नाटक है, किसका खंड काव्य है, किसका क्या है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, जो मृच्छकटिका है वो शूद्रक ने लिखी है बच्चा। जयदेव किसने लिखी है? जयदेव ने कौन सी लिखी है, तो बता सकते हैं गीत गोविंद। अच्छा, कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनकी कृति बच्चों कौन कौन सी है? कोई भाई बता सकता है इनकी कृति कौन कौन सी है, जो बहुत ही पूछी जाती है? जरा बताने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं कालिदास की बताता हूं बच्चों। किसकी? कालिदास की। इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, चिंता न करें आप। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, आप लोग नोट करते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। अगली है विक्रम वंशियम, विक्रम वंशीयम।
पूछी गई है ये भी। तीसरी लिखिए मालविकाग्ना मित्रम। मित्रम, मालविकाग्ना मित्रम, ये बच्चों ध्यान रखना, ये महाकाव्य है। मालविकाग्ना मित्रम है, ये महाकाव्य है। क्या ये महाकाव्य है? आप लोग याद रख सकते हो। उस पर रघुवंशम, कौन सी बच्चों? रघुवंशम, ये भी कालिदास ने लिखी है, रघुवंशम। उसके बाद कुमार संभम, कुमार संभम, कुमार संभम पूछी गई है। और लिखिए मेघदूतम, मेघदूतम, कौन सी बच्चों? मेघदूतम। जो कुमार संभम है बच्चों, ये खंड काव्य है, खंड काव्य है, आप लोग याद रखना। कौन सा? जो कुमार संभम, कुमार संभम है, खंड काव्य है। मालविकाग्ना मित्रम क्या है? महाकाव्य है। मेघदूतम, और एक और लास्ट में लिख लीजिए ऋतुसंहार। कौन सी बच्चों? ऋतुसंहार, ऋतुसंहार। ये इनकी बच्चों कृति हैं, पुस्तकें हैं। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमवंशियम, मालविकाग्ना मित्रम महाकाव्य है, रघुवंशम, कुमार संभम खंड काव्य है, मेघदूतम, ऋतुसंहार ये कालिदास की प्रमुख रचना है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन अब आपके सामने कौन सा आंसर बचा? केवल एक भास बचा। तो स्वप्न वासम दत्ता है मित्र, वो किसकी कृति है? भास की है। किसकी है? भास की। हम लोग फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ईमानदारी से सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर जरूर करें, और जिस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं बताएं, और नए हो सेशन पे सब्सक्राइब कर लेना मित्र। आगे चलिएगा। पूछा गया है महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत, जिसमें वर्तमान समय में कितने 1 लाख श्लोक हैं? 1 लाख क्या है बच्चों? श्लोक हैं। 1 लाख बच्चों क्या है? श्लोक हैं, जब इसे महाभारत कहा जाता है। और महाभारत को मित्र एक बात और याद रखना, इसे 5वां वेद भी कहते हैं। 5वां वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5वां वेद भी कहते हैं। और इस महाभारत की रचना है वह वेद व्यास ने की थी बच्चा, वेद व्यास ने की थी। हजारों बार पूछा गया है। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। आप लोग याद रखिए, पूछा गया है। इसके बाद अगर यह पूछा जाए कि महाभारत का जो प्राचीनतम उल्लेख है, क्या मित्र? महाभारत का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहां से मिलता है? यह बड़ा महत्वपूर्ण है, अब तक पूछा नहीं गया है। हो सकता है इन फ्यूचर जैसे जैसे परीक्षा का कंपटीशन बढ़ता जाएगा तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ सकें, और आप लेकिन पहले से हथियार लेकर खड़े हो, जैसे ही दुश्मन आएगा हम तुरंत उसे शूट कर देंगे। तो ध्यान रखना, इसका प्राचीनतम उल्लेखन, प्राचीनतम वर्णन लिख सकते हैं हम लोग। महाभारत का प्राचीनतम वर्णन कहां से मिलता है? तो आश्रव लायन से मिलता है। आश्रव लायन, लायन से मिलता है बच्चों। कहां से मिलता है? आश्रव लायन से मिलता है। पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो मूल नाम था, मूल नाम जब था जब इसमें 10,000 श्लोक हुआ करते थे। कितने? 10,000 श्लोक हुआ करते थे। तब इसे क्या कहा जाता था? तब इसे जय संहिता कहते थे बच्चों। क्या कहते थे? जय संहिता कहते थे। लेकिन जैसे ही इसमें 1 लाख श्लोक हुए तब इसे क्या कहा जाने लगा? तो बता सकते हैं आप, महाभारत कहा जाने लगा। क्या मित्र? महाभारत कहा जाने लगा। आगे चलिएगा ईमानदारी से मेरे भाई, ईमानदारी से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेशन को शेयर करते जाना मेरे भाई। इसमें कंजूसी न करें, क्योंकि आपका भाई, आपका बड़ा भाई आपके साथ है मेरे। मैं वादा करता हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक फ्री क्लासें दूंगा, टोटल फ्री क्लासें, चाहे मैथ की हुई, रीजनिंग की हुई, साइंस की हुई, जीएस की हुई,
मैं दावे के साथ कहता हूं, दुनिया तो अंगुली पकड़ती है, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से नहीं था? 9 रत्न, इन्हें बच्चों नवरत्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरत्न भी कहा जाता है। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। कहां पर मित्र? अकबर के दरबार में। जरा ध्यान दीजिए, जैसे वर्तमान समय में अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को शासन चलाने के लिए कुछ व्यक्तियों की, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है जो उनके सबसे करीब हों, जिसे वर्तमान समय में क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो मित्र वही तो है ये। उस समय कैबिनेट, इस समय कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उस समय नवरत्न कहते थे। अंतर सिर्फ इतना है। तो समझिए बात को कि अकबर की जो कैबिनेट मंत्री थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है, उन जो 9 रत्न होते थे, जो 9 कैबिनेट मंत्री होते थे, उनके नाम क्या थे? पूछा इसमें यह गया कौन इसमें शामिल नहीं था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर जानते हैं तो बताएं। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। बता सकते हैं इनमें से कौन सा आपके नवरत्न में शामिल नहीं था? क्या उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल और फकीर अजीउद्दीन? तो ध्यान रखिए, मैं डायरेक्ट आपको 9 लिखाऊंगा, चिंता न करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही है मेरे मित्र। उस्मान अली खान इसमें शामिल नहीं थे। पहले कौन से थे? टोडरमल हो गए, दूसरे अबुल फजल हो गए, तीसरे कौन हो गए? तो फकीर अजीउद्दीन हो गए। चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा नाम है बच्चों। 5वें नंबर पर लिख सकते हैं फैजी। क्या नाम है? फैजी। 6वें नंबर पर लिख सकते हैं मानसिंह। ये कौन थे? नवरत्नों में शामिल थे। टोडरमल, अबुल फजल, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मानसिंह। अब आपके 3 बचे। तो 3 में बचे, उसमें 7वें नंबर पर लिखिए आप बीरबल। नाम सुना होगा आपने, बीरबल। 8वें नंबर पर लिखेंगे तानसेन। नाम सुना आपने, तानसेन। अच्छा आप लोग ये बताएं, भारत की किस नगरी को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है? और इनका जन्म वहीं हुआ था, और इन्हीं के नाम पर तानसेन जो संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में, वो वहीं पैदा हुए थे। बताइए लास्ट कौन से बचे? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है बच्चों, तो ये नवरत्न थी अकबर के दरबार में। कौन कौन से? टोडरमल। अच्छा जो टोडरमल थे ना, टोडरमल ये वर्तमान समय के वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। अकबर की सरकार मतलब अकबर के शासनकाल में ये वित्त मंत्री थे बच्चों, फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप चाहो तो इन सबका नोट कर सकते हैं बच्चों, ये पूछे गए हैं सभी लोग। ठीक है, टोडरमल, अबुल फजल, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, मानसिंह, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम ए खाना। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन मित्र। इस क्वेश्चन पे आप लिख लीजिए खलनायक। संजू बाबा लिख लीजिए, संजू बाबा। खलनायक क्वेश्चन पे लिख लीजिए, पूछा जाएगा मित्र। पूछा यह क्वेश्चन गया है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? आपने सुना होगा वुड डिस्पैच। क्या बच्चों? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच का संबंध किस सुधार से है, यह पूछा गया है। क्या रेलवे से है, या उद्योग से है, या एजुकेशन शिक्षा से है, या सिंचाई से, रियलिटी से है? बताएं मित्र, अगर जानते हैं तो बताएं ईमानदारी से कि वुड का जो घोषणा पत्र है इसका संबंध किस सुधार से है।
चलिए पहले बताते हैं, फिर आपकी कमेंट्स का वेट करते हैं। तब तक आप बताने का प्रयास करें, सोचें, समझें। ध्यान दीजिए, जो वुड का आदेश पत्र है, इसे हम लोग वुड डिस्पैच कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच। कहते हैं। इसकी विशेषता यह है बच्चों, ध्यान रखना, इसे भारत में शिक्षा का, किसका बच्चों? एजुकेशन का, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं मित्र? मैग्ना कार्टा कहते हैं। याद रखना, पूछा जाए कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस घोषणा पत्र को कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहते हैं बच्चों। किसको? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, याद कर लेना। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। हुआ ऐसा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? चार्ल्स वुड था मेरे भाई। क्या नाम हुआ करता था? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, आप चिंता ना करें, इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। इसने क्या किया? एक योजना बनाई थी। योजना बनाई थी। इस योजना को वुड डिस्पैच कहा जाता है, जिसका संबंध किससे था मेरे भाई? शिक्षा से था। किससे? भारतीय शिक्षा से था, इंडियन एजुकेशन से था मेरे भाई। इस बंदे ने यह योजना बनाई थी। वो कब बनाई थी? तो ध्यान रखना, 1854 में। कुछ याद आया आपको? 1854, एक साल पहले जाइए, 1853। वही जब भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, 400 लोग सवार थे। 3:30 पर चली थी और 4:45 पर ठाणे पहुंच गई थी बच्चों। ठीक। और ये चार्ल्स वुड नामक व्यक्ति ने योजना बनाई थी। उसने एक पत्र जो था, जो घोषणा पत्र था, वो किसको दिया? तो उस समय भारत का वायसराय होता था, गवर्नर जनरल होता था। वायसराय गवर्नर जनरल होता था, जिसे हम लोग जीजी कहते हैं। गवर्नर जनरल होता था, जिसको जीजी कहते हैं। वो कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। कौन था मित्र? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी को चार्ल्स वुड ने क्या किया? एक पत्र सौंपा और कहा, इस पर विचार कीजिए। मैंने भारत की शिक्षा संबंधी, शिक्षा में, भारत में शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए जाएं, इन पर ये लेख लिखे हैं। आप बता सकते हैं। इसकी बात एक्सेप्ट हुई। और जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने इसकी घोषणा पत्र को मान लिया, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड डिस्पैच के तहत किया क्या गया था, तो वो जरा ध्यान दीजिए। इस घोषणा पत्र में यह बताया गया था कि भारत में जो शिक्षा होगी, जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, वो कैसी होगी? तो बता सकते हैं, मातृभाषा में। इतना तो जानते होंगे, मातृभाषा किसे कहते हैं। इसमें यह बताया गया, जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो किस में होगी? मातृभाषा में होगी। लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी मेरी भाई, कौन सी? उच्च शिक्षा, वो किस भाषा में होगी? तो ध्यान रखना, वो अंग्रेजी भाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा में होगी। इनका मानना था कि हमें भारत पर लंबे समय तक शासन करना है, तो हमें भारत में ऐसे व्यक्ति पैदा करने पड़ेंगे, जब वो शिक्षित होकर के निकले, पढ़ करके निकले, तो वह एक मतलब शारीरिक रूप से तो भारतीय हो, लेकिन बौद्धिक रूप से वो कौन हो? अंग्रेज हो। इसलिए उच्च शिक्षा उन्होंने के लिए इन्होंने भाषा चुनी, वो कौन सी चुनी? अंग्रेजी चुनी मेरे भाई। उम्मीद है, आशा है कि ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी मित्र। बड़ा बेहतरीन ये सेशन है आपके लिए। अगर ठीक से आप अध्ययन करेंगे, पूरा देखेंगे, तो मैं जानता हूं आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन का संबंध शिक्षा से भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे जरा ध्यान दीजिए। चलें, अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय। कौन नहीं जानता राजा राममोहन राय? वही जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? क्या किया था? संपादन भी किया था। तो जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। हुआ ऐसा था कि जो संवाद कौमुदी अखबार था, कौन सा मित्र? जो संवाद कौमुदी अखबार था, ये बंगाली भाषा में था। सबसे पहले किस भाषा में? बंगाली भाषा में था। इसका जो संपादन कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1821 में इसका संपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? और राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखेंगे। और इसका संपादन, इसको कहां से निकाला गया था? तो ध्यान रखना, कलकत्ता से निकाला गया था। कहां से? कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। अच्छा, संवाद कौमुदी अखबार था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या टारगेट था, इसके लिए यह निकाला गया था। तो ध्यान रखना, इसका विषय पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विषय पूछा जाता है, थीम पूछी जाती है। तो इसका जो विषय था वह सती प्रथा पर रोक था बच्चों। कौन सा? सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक। क्योंकि मित्र बताना चाहता हूं, हिंदू समाज में, अपनी समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां थी जिसमें पति की यदि मृत्यु हो जाती है युवावस्था में, तो उसके साथ जलती हुई चिता में उसकी पत्नी को उसी आग के हवाले या चिता के हवाले कर दिया जाता है। इसे हिंदू समाज में सती प्रथा कहते हैं बच्चों। और ये कुरीति थी जिसकी आवाज राजा राममोहन राय ने उठाई। अरे वही राजा राममोहन राय, अरे वही राजा राममोहन राय जिन्होंने 1828 में, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी बच्चों। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्म समाज का पूर्व नाम क्या था? ब्रह्म समाज का पूर्व नाम क्या था? तो आप क्या कहेंगे? ब्रह्म समाज का पूर्व नाम था वो ब्रह्म सभा था बच्चों। ब्रह्म सभा था। क्या था? ब्रह्म सभा था। आप लोग याद रख सकते हो बच्चों। अच्छा, और बताएं आपको। अच्छा, इसकी जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे मित्र। अब देखिए, जो केसरी अखबार था, जो केसरी अखबार था, इसके संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे बच्चों। बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? तिलक थे। ध्यान रखना, पूछा जाता है केसरी अखबार, जो अखबार था, इसके संपादक कौन थे, ऑडिटर कौन थे? तो बताएंगे बाल गंगाधर तिलक थे। यह क्वेश्चन मित्र असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है। और ये जो अखबार है वो कब निकाला गया था? तो ध्यान रखना, 1881 में। कब निकाला गया था? 1881 में निकाला गया था। और किस भाषा में निकाला गया था? किस भाषा में निकाला गया था? जो केसरी अखबार था बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में किस भाषा में निकाला था? तो बता सकते हैं मराठी भाषा में। कौन सी? मराठी भाषा में बच्चा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बड़ा मैंने बताया ना, इस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम जब देने बैठेंगे ना तो आपको यही सब कुछ सीरीज याद आएगी। आपके क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होंगे मित्र। जरा ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। जो मराठा अखबार था बच्चों, कौन सा? मराठा अखबार था, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक बच्चों ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। आप लोग याद रखना। और लेकिन जो मराठा अखबार निकला था बच्चों, ध्यान रखना किस भाषा में था? तो मित्र ये मराठा अखबार था वो अंग्रेजी भाषा में था। इन दोनों में अंतर समझिए। अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में था बच्चों। आप लोग याद रखना। और कुछ बातें। अच्छा, ये युगांतर अखबार था। कौन सा? युगांतर। चलो युगांतर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। युगांतर मैं पीले से लिखूंगा। युगांतर जो अखबार था मित्र, ये पूछा जाता है इसका संपादन वर्ष 1906 में हुआ था।
कहां से? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। और युगांतर अखबार 3 लोगों ने निकाला था। इसके संपादक कौन थे? 3 लोग थे। तीनों के नाम लिखना चाहें तो इधर लिख देता हूं। सबसे पहले लिखिएगा वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बोल रहा हूं, वारिंद्र कुमार घोष युगांतर अखबार के कौन थे? संपादक थे। दूसरे में इधर लिख देता हूं अविनाश शर्मा, वो सॉरी अविनाश भट्टाचार्य। अविनाश भट्टाचार्य, एक एक को याद कर लेना। तीसरे जो थे उनका नाम था भूपेंद्रनाथ दत्त। नाथ दत्त। कुछ पल्ले पड़ा आपके। युगांतर अखबार 1906 में कलकत्ता से निकला। 3 लोगों ने संपादक थे, वारिंद्र कुमार, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्त। उम्मीद है ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है आपने ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे, सॉरी राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे कम है। क्या जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन? तो ध्यान रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन यही सही आंसर है। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन से? तीसरे राष्ट्रपति, थर्ड थे। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मुस्लिम राष्ट्रपति थे बच्चों। कुछ समझ में आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? पहला सही है। आगे चलें। अरे बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई? क्वेश्चन आपके सामने है, जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? सूर्य पृथ्वी की सतह पर निकट कोण पर सामने होता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यह क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ये वाली, और ये अपने सूर्य चाचा हैं। ये जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से आती हैं और इस तरीके से जाती हैं तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। टाइपिंग मास्टर में थोड़ी सी गलती हो जाती है, आप जानते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बताएं मित्र, कितने अंश का कोण बनता है? क्या 22 अंश का, 32 अंश का, 42 अंश का या 52 अंश का? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? सूर्य पृथ्वी की सतह पर जो किरणें डालता है वो कितने अंश का कोण बनाती है किरणें? तो ध्यान रखना, याद कर ले जाना, ये वाला कोण की बात की गई है, ये 32 अंश का बच्चों, कितने का? 32 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 32 अंश का कोण बनाती है। बेहतरीन क्वेश्चन है, खलनायक क्वेश्चन है। कैसा? खलनायक क्वेश्चन है, संजू बाबा की तरह से। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं जब तक एनटीपीसी का आपका एग्जाम नहीं होगा आपके सामने ऐसे ही सेशन लेकर आता रहूंगा, और क्वेश्चनों की संख्या मैं जानता हूं 500 से लेकर के 700 हो जाएगी। आप सभी को लगा लेते हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके सामने तो 40 क्वेश्चन आएंगे। बताएं, माउंट सेंट हेलेना द्वीप कौन सा मित्र? माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, यह पूछा गया है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप है वो कहां पर है, किस नदी में है, किस सागर में है, किस खाड़ी में है या किस महासागर में है? अगर आप जानते हैं तो बताएं ईमानदारी से। तो मेरे दोस्त याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है जिसका नाम क्या है आप बताएं, जोर से बताएं। हां, वही प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर।
कौन सा मित्र? प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसी में ये आपका माउंट सेंट हेलेना द्वीप स्थित है बच्चों, जिस पर यूएसए का अधिकार है। किसका? यूएसए का अधिकार है। यूएसए, जिसे हम लोग संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं बच्चों। ठीक है। इस पर एक ज्वालामुखी है, इस पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है होनोलुलु। क्या नाम बच्चों? होनोलुलु। होनोलुलु, याद रखना। इस पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है होनोलुलु ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, क्लियर हुआ? पूछा गया है स्थित है, ये कहां पर स्थित है? तो बता सकते हैं ये, इस पर किसका अधिकार है? अमेरिका का अधिकार है, यूएसए का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप पर जो ज्वालामुखी है होनोलुलु, ये सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों। कैसा? एक्टिव वोल्केनो है। और इसकी विशेषता आपको बताऊं, यह दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों। कुछ समझ में आया आपके? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। प्लीज शेयर करते जाए मेरे भाई, ठीक है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? तो बता सकते हैं होनोलुलु ज्वालामुखी है, जो माउंट सेंट हेलेना द्वीप पर है, प्रशांत महासागर में, जिस पर यूएसए का अधिकार है। किसका मित्र? यूएसए का अधिकार है। सॉरी बच्चों, एक मिनट, इस ज्वालामुखी का नाम होनोलुलु नहीं है, इसका नाम है बच्चों, ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, मोना लोआ। मोना लोआ, याद कर लेना। मोना लोआ ज्वालामुखी है, यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय वोल्केनो है। कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद आप एक और ज्वालामुखी को याद रख लीजिए, जो इसी द्वीप पर स्थित है बच्चों, इसी द्वीप पर स्थित है। इसका नाम है किलायू। किलायू सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान रखना बच्चों दोनों को, मोना लोआ को और किलायू सक्रिय ज्वालामुखी को। इसकी विशेषता यह है बच्चों कि किलायू सक्रिय ज्वालामुखी है, यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? विश्व का सबसे सक्रिय, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग याद रखोगे ना। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, भारत का सबसे सक्रिय वोल्केनो कौन सा है? भारत का वेरिन द्वीप। वेरिन द्वीप नाम सुना है आपने? वेरिन द्वीप भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बच्चों, एक्टिव वोल्केनो है। किसका? भारत का बच्चों। पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट और याद रखेंगे, एक बात तो और याद रखेंगे। पूछा यह जा सकता है कि माउंट स्ट्रेम्बोली, माउंट स्ट्रेम्बोली, कुछ आपको याद आया स्ट्रेम्बोली से? माउंट स्ट्रेम्बोली से आपको कुछ याद आया? नहीं आया तो बताता हूं। माउंट स्ट्रेम्बोली बच्चों ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। किस पर? लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर स्थित है। और लिपारी द्वीप कहां पर है? तो बता सकते हैं कि आप, ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में है। जो लिपारी द्वीप है भूमध्य सागर में, इसी लिपारी द्वीप पर माउंट स्ट्रेम्बोली एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों। इस लिपारी द्वीप पर इटली का अधिकार है बच्चों। किसका? इटली देश का अधिकार है। जो माउंट स्ट्रेम्बोली है बच्चों, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बताने के लिए जा रहा हूं कि इसे, माउंट स्ट्रेम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ।
सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं बच्चों, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मतलब यह है, जब भूमध्य सागर से रात में कोई भी जहाज निकलता है तो जब एक्टिव होता है तो उसकी रोशनी से उसे पता चल जाता है कि हाँ, हम इस स्थान पर आ गए। ठीक, आप लोग याद रख सकते हो। और कुछ बातें लिखेंगे। आपने माउंट कोटापेक्सी का नाम सुना है? माउंट कोटापेक्सी, कोटापेक्सी, माउंट कोटापेक्सी ये सक्रिय वॉल्केनो है। मैं आज जो बता रहा हूं इसमें, जो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बता रहा हूं, माउंट कोटापेक्सी। ये ध्यान रखिए बच्चों, यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या बच्चों? विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक किस देश में है? तो इक्वाडोर में है बच्चों। इक्वाडोर, इक्वाडोर कहां पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका में बच्चा। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में। पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय वॉल्केनो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? माउंट कोटापेक्सी। कहां पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहां पर भैया? तो दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में है। बड़ा महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई। और लिखना चाहें कुछ महत्वपूर्ण बातें और, तो जरा ध्यान दीजिएगा। बताता हूं कि माउंट इरेबुस, एक और लिख लेना, माउंट इरेबुस, इरेबुस। ध्यान रखना, जो माउंट इरेबुस है यह विश्व की सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में सारी बातें आप लोग जान चुके होंगे बच्चों। और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आते हैं। जो भी बताया है बड़ा तसल्ली से मैंने बताया, आपके लिए मेहनत करके बताया, और आपका अधिकार बनता है कि आप इसे नोट कर लें हर चीज को, ताकि एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाए। मित्र आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डूरंड रेखा है वह किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डूरंड जो रेखा है वह, जब इसका निर्धारण किया गया था मित्र, तब यह भारत प्लस अफगानिस्तान, मैंने ऐसे लिख दिया है। जो डूरंड रेखा है, जब यह निर्धारण किया गया था तब यह भारत और अफगानिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण कर दी थी। लेकिन वर्तमान समय में यह जो रेखा है डूरंड रेखा, क्योंकि पता है 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तब से लेकर के डूरंड रेखा है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के बच्चों क्या है? मध्य है बच्चों। क्लियर हुआ? और लिखाता हूं, चलो ठीक है। आप कह रहे हैं कि संजू बाबा और लिखाइए, संजू बाबा और लिखाइए, बट इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, उम्मीद है मुझे कि जान गए होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप हमारी तरफ ध्यान दीजिए। अगर पूछी जाए 24वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है, तो आप बताइए कि यह भारत प्लस पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में है। जो पाकिस्तान वाला, जो कच्छ वाला क्षेत्र है बच्चों, कच्ची खाड़ी में, गुजरात के पास में, वहीं पर यह रेखा खींची गई 24वीं समानांतर रेखा।
तो आप लोग याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद और जरा याद रखिए और जरा ध्यान दीजिए, दूसरी है, एक है 49 डिग्री, 49वीं समानांतर रेखा। ये किन दो देशों के बीच में है? तो याद रखिए ये उन दो देशों के बीच में है, यूएसए और कनाडा। और एक बात और बताएं आपको, जो 49वीं समानांतर रेखा है विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना। 49वीं समानांतर रेखा है विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखा है बच्चों। अगला जरा ध्यान दें, 38वीं, कौन सी मित्र? 38वीं 38वीं समानांतर रेखा पर जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है? तो बताइएगा कि ये जो रेखा है उत्तरी कोरिया बच्चों, ऐसे लिख देता हूं, कोरिया, ठीक है, प्लस दक्षिणी कोरिया, इन दोनों देशों के बीच में 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। ये पूछी जाती है हर एग्जाम में, और लिखना चाहें तो और लिखें बच्चों, जैसे मैगीनाड रेखा, ये पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगीनाड रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है? किन दो देशों में पूछी गई है? तो ध्यान रखना, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। कौन सी? मैगीनाड रेखा। और एक और लिख लीजिए, हिडनबर्ग रेखा बच्चों, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड और जर्मनी के बीच में आप लोग याद रख सकते हो। तो मैंने आपको एक 24वीं भारत और पाकिस्तान, दूसरी 49वीं यूएसए और कनाडा, तीसरी 38वीं उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, चौथी मैगीनाड फ्रांस और जर्मनी, पांचवी आपकी हिडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी। क्लियर हुआ? बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो दूसरा सही है। ठीक, आगे चलते हैं। बताइए, भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिए, मैं जरा आपको दिखा देता हूं पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं मेरे दोस्त। अरे मेरे गरीब दोस्त, बताइए, जो पर्वतीय वन है मित्र वो पर्वतों में पाए जाएंगे, नहीं ये तो बात है। ये वाला क्षेत्र है, इसमें पाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाएंगे पर्वतीय वन। यहां पर कौन से वन पाए जाएंगे? पर्वतीय वन पाए जाएंगे। और पर्वतीय वनों में जो लकड़ी पाई जाती है वो चीड़ की लकड़ी पाई जाती है। किसकी? चीड़ की लकड़ी पाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और यह जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक पाए जाते हैं बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट चलूं बच्चों, थोड़ा फास्ट, आप कहें थोड़ा फास्ट पढ़ाऊं मैं। बताइए, जादूगोड़ा की खान ... के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जादूगोड़ा की खान है कौन सी मित्र? जादूगोड़ा की खान है वो कहां पर है? भारत के किस राज्य में है? तो राज्य पूछा जाए तो बताएंगे झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। अगर जिला पूछा जाए तो बताएंगे सिंहभूमि में। कहां पर? सिंहभूमि। याद रखना, पूछी जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जादूगोड़ा की खान अक्सर पूछी गई है बच्चों। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, ये तो आपको क्लियर ही हो चुका है, ये जिला है, सिंहभूमि जिला है बच्चों। अगर पूछा जाए कि भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? लेकिन जो जादूगोड़ा की खान है बच्चों
ये यूरेनियम से संबंधित है। किससे? यूरेनियम से संबंधित है, आप लोग याद रखना। लेकिन भारत में किस मित्र, भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी खान कहां पर है? कोई भाई बता सकता है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में है। नाम क्या है बताऊंगा, चिंता न करें, सब कुछ बता के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। मैंने हाथ पकड़ा है तो ऐसे नहीं पकड़ा है। तुमलापल्ली खान, तुमलापल्ली खान, तुमलापल्ली खान। वैसे पूछा जाए तुमलापल्ली खान किसके लिए जानी जाती है? तो यूरेनियम के लिए। ठीक है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में बच्चा। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन चले। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है मेरे दोस्त? हिरास मत हो, निराश मत हो, थको नहीं और ना ही अपनी हार मानो। अरे जब कलम उठाई है तो मंजिल तक पहुंच के दिखाओ। चलिए, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? कोई भाई बता सकता है? हम कहते हैं हैदराबाद को कहा जाता है। अरे हैदराबाद को तो मित्र नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। किसको? हैदराबाद को। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? कोई बता सकता है? हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी के तट पर है। अच्छा, मूसी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? तो बताइए, कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी है, उसकी सहायक नदी है। अरे कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। तुंगभद्रा सबसे बड़ी क्या है बच्चों? सहायक नदी है तुंगभद्रा। लेकिन कृष्णा नदी की मूसी भी एक सहायक नदी है, जिसके तट पर कौन सा नगर आपका? हैदराबाद बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है? हैदराबाद बसा हुआ है बच्चों, याद रखना। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है? क्या बात है! अब तक तो सुना था राजाओं की राजकुमारी होती है, लेकिन पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी भी होती है। पहली बार सुन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। आगे चलिए, बताइए, क्या देहरादून को या कोडकानाल को, कोडकानाल को, उटी को या दार्जिलिंग को? दार्जिलिंग पता है आप लोग कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। उटी कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में है, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। किस पर? नीलगिरी की पहाड़ियां। कहां पर मित्र? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में बच्चे थोड़ा सा जानते हैं आप लोग? जिसकी सबसे ऊंची चोटी कोई बताइए मुझे। नीलगिरी पर्वत जो पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता सकते हैं? कोई मेरे भाई, कोई बहन, कोई दोस्त मेरा, कोई साथी बता सकता है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां मैं तुम्हें बताता हूं, बड़ा प्यार से, ईमानदारी से, जरा ध्यान दीजिए। नीलगिरी की पहाड़ियां बच्चों 3 राज्यों में हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में हैं। पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा है? तो केरल है। और तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियों का जो विस्तार है मेरे दोस्त, वो सबसे अधिक किस में है? तो तमिलनाडु में। उससे कम किस में है? तो केरल में है। और सबसे कम किस में है? तो कर्नाटक में है मेरे दोस्त। ए मेरे गरीब दोस्त, इनको याद कर लेना, पूछी जा सकती है कि नीलगिरी की पहाड़ियां किन 3 राज्यों में हैं जहां पर उटी पर्यटन स्थल है? तो ध्यान रखना, ये 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार है, सबसे कम कर्नाटक राज्य में है। उटी है जो पर्यटन स्थल है, ये तमिलनाडु राज्य में यहां पर है बच्चों। क्लियर हुआ? यहां पर ये पूर्वी घाट है और ये
पश्चिमी घाट है इस तरीके से। यहां पर जो आपको पहाड़ियां मिलेंगी, क्या मिलेगी? पहाड़ियां मिलेंगी। आपको एक पहाड़ी इस तरह से मिलेगी, पालनी की पहाड़ी। किसकी? पालनी की पहाड़ी। ये भी तमिलनाडु राज्य में बच्चों, कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में, आप लोग याद रखना। और एक और है सेवराई की पहाड़ियां, वो भी तमिलनाडु राज्य में बच्चों, आप लोग पूछ जा सकती हैं। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, भटक जाते हैं, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। कोड कोनाल, कोड कोनाल बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोड कोनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। और जो कोड कोनाल है ये वाली, ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। कोड कोनाल कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। और पालनी की पहाड़ियों पर, पालनी की पहाड़ियों पर है। याद रखना, जो उटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, और कोडन कानल कोनाल है ये पालनी की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु राज्य में पर्यटन स्थल है बच्चों। और देहरादून को तो सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड की राजधानी है यार, इतनी छोटी बात है नहीं जानते, फिर भी आप पूछ रहे हो यार। आगे चलते हैं, अगला चलिए। देर न कर आगे तू बढ़, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? पता है मित्र, इनमें से किसी भारतीय योजना का क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है। अभी 35 क्वेश्चन आपके सामने खड़े हुए हैं, 50 क्वेश्चन कराने का दावा किया है मैंने। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, चलो बता देता हूं। पीसी महालनोबिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चा। कौन सा? पीसी महालनोबिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पीसी महालनोबिस, कुछ समझ में आया? जिसे केंद्रीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है बच्चों। पूछा जाए केंद्रीय सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। और पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर ही किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का। आय है बच्चों, आयो नहीं है, आय, इनकम समिति का गठन किया गया था। पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर किया गया था। आप लोग याद रखना कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था बच्चों, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि 29 जून को, कब मेरे भाई? 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं बच्चों। पूछा जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। किनके जन्मदिन के अवसर पर? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना की गई थी। किसकी? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया गया था? 1931 में बच्चा, 1931 में किया गया था। कुछ पल्ले पड़ा मेरे दोस्त, आप लोग नोट करते जाइए, कुछ पल्ले आपके पढ़ रहा है तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बताएं मेरे दोस्त, 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहा है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी बैंक कौन सा है मेरे भाई? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई बता सकता है इस क्वेश्चन को? क्या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, या फिर
बैंक ऑफ इंडिया या आंध्रा बैंक है, तो आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई है मेरे दोस्त। कब? 1923 में हुई है, आप लोग याद रखना। और 1906 में किसकी स्थापना हुई है? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। और ध्यान रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई है। अब आपकी कौन सी बची? इलाहाबाद बैंक, तो 1865। अब आप बताइए सबसे पुराना बैंक कौन सा है? अब आप बताइए सबसे प्राचीन बैंक कौन सा है? बताने का प्रयास करें, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, बताने का प्रयास करें। तो मित्र अब तो क्लियर हो गया कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, आंध्रा बैंक की 1923 में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताएं मित्र, आते जाते रहेंगे मित्र, बताने की कोशिश करें। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अरे वही राज्य है जहां मालाबार तट स्थित है। कौन सा? मालाबार तट स्थित है, जहां पर मोपला विद्रोह हुआ था। साक्षरता की दृष्टि से भारत का टॉप श्रेणी का क्या है? राज्य है, जिसका लिंगानुपात प्लस में रहता है, केरल राज्य। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त, शेयर जरूर करें, ईमानदारी शेयर करें मित्र, पूरा सेशन देखें। केंद्रीय सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में एक किसको विकसित करने की योजना है? मतलब यह है, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है बच्चों, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी बच्चों। 11 अक्टूबर क्यों चुना गया था? क्योंकि इस समय 11 अक्टूबर को लोकनायक, क्या मित्र? लोकनायक किसे कहा जाता है पता आपको? लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का बच्चों क्या है? जन्मदिन है। कब? 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का क्या है बच्चों? जन्मदिन है, जयंती है। इन्हीं की जन्मदिन को याद करते हुए 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या की गई थी? शुरू की गई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था बच्चों? इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो याद रखना, वर्ष 2016 तक, 2016 तक मतलब 2014 से 16 तक आपको प्रत्येक सांसद का जो सांसद होता है उसका यह कर्तव्य होगा कि अपने क्षेत्र की एक गांव को एक आदर्श सांसद ग्राम बनाएगा। मतलब उसे हर प्रकार की उस गांव को क्या देगा? सुविधाएं देगा। कब? 2014 से लेकर 16 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि एक गांव को, किसको? एक गांव को वह क्या बनाए? सांसद आदर्श ग्राम बनाए बच्चों। ठीक है, और 2019 तक वह 2 गांवों को, कितने गांवों को? 2 गांवों को, सॉरी 2019 तक 3 गांवों को, और इसी तरीके से 2024 तक वह 5 गांवों को क्या बनाए? सांसद आदर्श ग्राम बनाए बच्चों, जिसमें गांव में हर प्रकार की क्या हो? सुविधा हो। तो आपको अब तो क्लियर हो चुका होगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ये किससे संबंधित है? किसको विकसित करने से? गांवों से है बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसे भेल कहते हैं। क्या कहते हैं? भेल कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक कंपनी, कैसी कंपनी है? राजरत्न कंपनी है।
महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। नवरत्न वही ठंडा ठंडा कूल कूल, या मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, तो देखो भारत में 3 प्रकार की कंपनियों के प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है महारत्न, फिर दूसरे होते हैं नवरत्न, और तीसरी होती है मिनी रत्न। राजरत्न तो मित्र कोई नहीं होती भाई। ठीक है, अगर आपकी नजर में हो तो उसे छोड़ देना, मैं उसे देख लूंगा। बट जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है बच्चों। कैसी? महारत्न कंपनी। आप लोग को बताना है वर्तमान समय में 2025 में भारत में कितनी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, आप लोगों को याद करके मतलब मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन मित्र, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कम पढ़ा होगा। स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, 20वां क्वेश्चन है मित्र, बताने का प्रयास करें। सबसे पहले स्वर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, जानते हो? जैसे हरित क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है, बताएं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप दोनों कमेंट्स में मुझे बता दें। लेकिन स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है मैं आपको बोर्ड बताता हूं, तो जरा ध्यान दीजिए। नाम कुछ अटपटा सा है, निरपेख, निरपेख तूतेज को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, निरपेख तूतेज को कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1991 से लेकर के वर्ष 2003 तक यह चलाई थी। कब? 1991 से लेकर के वर्ष 2003 तक चलाई थी। ऑप्शन तो राइट आपको मिल चुका है। और इसका जो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है, क्या मित्र संबंध है, वो किससे है? तो ध्यान रखना, स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है पूछा जाता है फलोत्पादन से। किससे? फलोत्पादन से, शहद उत्पादन से और बागवानी से। किससे मित्र? बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति बच्चों। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे तो चलते हैं मेरे भाई, आगे चलिए। पूछा गया है ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यह पूछा गया है। 21वां क्वेश्चन है मेरी दोस्त। तो ईस्टर का त्योहार मित्र रविवार को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? सबसे पहले ईस्टर का त्योहार है, यह ईसाइयों का त्योहार है बच्चों। किसका? ईसाइयों का त्योहार है, ईसाइयों का त्योहार है। आप लोग याद रखना, जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग होते हैं उनका त्योहार है बच्चों। ठीक है, बताना चाहता हूं कि इस त्योहार को मृत्युत्थान, मृत्युत्थान त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, किसको? ईस्टर त्योहार को मृत्युत्थान त्योहार भी से कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो ईसा मसीह थे, जो यीशु थे, कौन थे? यीशु। इनको शुक्रवार के दिन क्या हुआ था? सूली पे चढ़ाया गया था। किस पर? सूली पे चढ़ाया गया था। लेकिन जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, इनका मानना यह है कि जस्ट तीसरे दिन, मतलब इतवार को या रविवार को ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे। क्या हो गए थे? पुनः जीवित हो गए थे। क्या हो गए थे मित्र? पुनः जीवित हो गए थे। इसलिए इस त्योहार को ईस्टर का त्योहार कहा जाता है। इसलिए तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बता है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? महाराष्ट्र के पारंपरिक रंगमंच का नाम क्या है? महाराष्ट्र के पारंपरिक रंगमंच का नाम क्या है? क्या नौटंकी है, या स्वांग है, या तमाशा है, या रासलीला है? बताने का प्रयास करें। 22वां क्वेश्चन है मित्र। अगर ईमानदार, अच्छा महाराष्ट्र का बच्चों एक लोक नृत्य है जिसे लावड़ी कहते हैं, इसको भी याद कर लेना। लावड़ी पूछा जाता है मेरे दोस्त,
लावणी कहाँ का है, ये पूछा गया है। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है, तो बताएंगे महाराष्ट्र का है। ठीक है, अब आप बताएं नौटंकी स्वांग, तो जो तमाशा है मित्र, कौन सा तमाशा है, ये महाराष्ट्र का है, और लावणी भी कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है। दोनों को आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन चले, बताएं मित्र लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है। लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग याद रखना लाइफ ऑन माई टर्म है वो शरद पवार की है बच्चों। किसकी, शरद पवार की आत्मकथा है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलें, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, अगर आप कहें मुझे कमेंट्स में बताएं और मुझसे कहें तो मैं आपके जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं ना उनके लिए एक अलग से सेशन ला सकता हूं, बस आप मुझे बता दें। बताइए राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र, ध्यान रखना। 14 दिसंबर को मनाते हैं मित्र। कब, 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस मनाने की घोषणा की है मित्र, बता चुका हूं मैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसके बारे में, इनके बारे में बताया था मित्र मैंने आपको। ठीक है, दोहराऊंगा नहीं, समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं, समय बड़ा कीमती होता है। अगला क्वेश्चन बताएं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया चुका है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब तक 2025 चल रहा है मार्च, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिल चुका है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सभी लोग जानते हैं। 1953-54 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन मुझे यह बताएं कि अब तक 2025 तक कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आपका ऑप्शन होगा 9 प्रधानमंत्री। 9 प्रधानमंत्री को क्या मिल चुका है, भारत रत्न। क्या मिल चुका है मित्र, भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जिन्हें मरने के बाद दिया गया था, तो वो मित्र कौन थे, राजीव गांधी। कौन थे मित्र, राजीव गांधी थे, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 9 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले लिखिए JL नेहरू, दूसरे नंबर पर लिखेंगे इंदिरा गांधी, तीसरे नंबर पर लिखेंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी को बच्चों मरणोपरांत दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था, याद रखना, अच्छा फैक्ट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग याद करते हैं ना, ये पूछे जाते हैं 9 प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है। ठीक है, बड़ा इंपोर्टेंट है, अभी मोदी जी को नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा, चिंता ना करें। ठीक है, उसके बाद मोरारीलाल देसाई, लाल देसाई, 5 हो गए, 4 और रह गए। गुलजारी लाल नंदा, छठवें हो गुलजारी लाल नंदा, लाल नंदा, नाम याद रखना। ठीक है, 7वें कौन से हो गए मित्र, 7वें बताइए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और 8वें कौन से हैं जिन्हें पिछली बार 2024 में दिया गया है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और 9वें कौन से हैं, तो ध्यान रखना 9वें बड़ा इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। ये 9 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें किससे, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दूं मैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन से? बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताइए बच्चों, ये पूछा जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है बता सकते हैं, भारत रत्न, लेकिन पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या, कोई भाई बता सकता है मुझे? नहीं जानते तो लिख लीजिएगा, निशान-ए पाकिस्तान, निशान-ए पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान है, आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, निशाने पाकिस्तान है, आप लोग याद कर लेना, पूछा जा सकता है। यह किसको दिया गया था? तो मोरारी जी लाल देसाई को दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1990 में दिया गया था। इसके जस्ट बाद भारत रत्न इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में, 1991 में दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन बताएं, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं की कुल कितनी गुफाएं हैं? इनकी संख्या पूछिए बच्चों। जो एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं, ये पूछा गया है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, जो एलोरा की गुफाएं मित्र, ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों संबंधित है। जो एलोरा की गुफाएं मित्र, आप लोग याद रखना, इसमें जो 17 गुफाएं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफा में जो 17 गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, 12 गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 5 गुफाएं, कितनी मित्र? 5 गुफाएं वो किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं। टोटल 34 गुफाएं बच्चा, कितनी? 34। इसमें 34 ऑप्शन है, ये है 34 जो गुफाएं एलोरा के अंदर, जो इसमें से 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से 12 गुफाएं संबंधित हैं, जैन धर्म से 5 गुफाएं संबंधित हैं। आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, जो एलोरा की गुफाएं बच्चों, इनका निर्माण किसने कराया था? कोई भाई बता सकता है इनका निर्माण किसने कराया था? इनका जो निर्माण है बच्चों, वो राष्ट्रकूटों ने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। अच्छा, राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कोई भाई बता सकता है राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मान्यखेत बच्चा, कौन सी? मान्यखेत राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आप लोग याद रखना। अच्छा, तो एलोरा की गुफाएं। अच्छा, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं का नाम सुना आपने? अजंता की गुफाएं, ये इनका निर्माण किसने कराया था? तो गुप्त शासकों ने कराया था, गुप्त शासकों ने कराया था। आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो मित्र 2 बार हुआ है, 1951 में और 1982 में। ठीक है, 2 बार हुआ है। ठीक है, चौथा ऑप्शन की ओर जाएंगे, एशियाई खेलों का आयोजन। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, 30वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वाघा वाटर कहां स्थित है? प्रसिद्ध वाघा वाटर, कौन सा वाघा वाटर है वो कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मित्र, पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे का। तो अमृतसर में, यह अमृतसर से लाहौर के मध्य स्थित है बच्चों। ठीक है, और वाघा बॉर्डर है बच्चों एक सैन्य बॉर्डर, सैन्य क्या है कह सकते हैं हम लोग, ये एक सैन्य बॉर्डर है, सैन्य चौकी है। क्या है? सैन्य चौकी है बच्चों। ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, केदारनाथ मंदिर कौन सा बच्चों? केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड के किस जिले में है? हरिद्वार में है, टिहरी गढ़वाल में, टिहरी है बच्चों, टिहरी नहीं है, टिहरी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? बताएं। 31 क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर है वह किस उत्तराखंड के जिले में है? बताने का प्रयास करें। 31 क्वेश्चन,
तो ध्यान रखना ये रुद्रप्रयाग में मित्र कहां पर है, और रुद्रप्रयाग में आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन ज्यादा करने से समय आपका ज्यादा बर्बाद होगा। पता है मित्र, अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग को लेकर विवाद है? किस भूभाग को लेकर विवाद है? भारत और नेपाल के बीच में किस भूभाग को लेकर के विवाद है? तो ध्यान रखना काला पानी, कौन सा? काला पानी है, और एक है लिपु लेक, लिपु लेक, और दर्रा है, ये कौन सा है? दर्रा। इनको लेकर के, इन दोनों को लेकर के, काला पानी और लिपु लेक दोनों दर्रों को लेकर के नेपाल और भारत के बीच में बच्चों क्या है? विवाद है। आगे चलिए अगला बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं, आपके सामने है, पूछा ये गया है। 1 सेकंड, 1 सेकंड मित्र। चलिए, फॉरबिडन सिटी कहां पर स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहां पर स्थित है? क्या वियतनाम में, म्यांमार में, ग्रीस में या चीन में? ये पूछा गया है फॉरबिडन सिटी कहां पर है, तो बच्चों ध्यान रखना चाइना में। कहां पर है? चाइना में, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं, डॉट 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 अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, और 1981 से लेकर 1988 तक इस वेफ्रिलैमिन द्वीप में अन्य सेंट अभियानों में सफलतापूर्वक संचालन और निर्देशन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया था? यह पूछा गया 34। हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह डॉक्टर एस.जे. कासिम द्वारा किया गया था। 4th ऑप्शन इसका सही है बच्चों। जो इंपोर्टेंट है उसी पर हम लोग ज्यादा विशेष तौर से ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संगठन कहां पर है बच्चों? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संगठन कहां पर है? 35वां क्वेश्चन है मित्र। तो ध्यान रखना ये मुंबई में स्थित है बच्चों। कहां पर? मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गर्मी पड़ने लगी है बच्चों, पड़ने लगी है, कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है। देखा होगा पसीना टपकने लगा है, पसीना आने लगा। अब देखो, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? 36वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर है किसका? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का, वो नई दिल्ली में बच्चों। कोई भाई बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बता सकते हैं 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। आप लोग अलग से याद कर लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन बताएं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अच्छा, पुरुष आप मैं बता देता हूं, ये तो महिला पूछा है। क्या पूछा है? महिला। लेकिन पुरुष और बताता हूं तुम्हें, मिहिर सेन। मिहिर सेन पहले भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। क्या किया था? इंग्लिश चैनल पार किया था। और महिला पूछी है तो आरती शाह है बच्चों। कौन है? आरती शाह है, आप लोग याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया है? तो बच्चों ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, फ्रांस ने किया था। किसने? फ्रांस ने किया था, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई नीलगिरी की पहाड़ियां को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है, सीधी सी बात है, इसमें क्या पूछने वाली बात है। नीलगिरी की पहाड़ियां, इनके बारे में आपको बता ही चुका हूं, ये कहां पर है, किस किन राज्यों में है, ठीक है, ठीक है। किस नाम से? नीला पर्वत के नाम से जानते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, सेवराई की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? ध्यान रखिए सेवराई की पहाड़ियां हैं, जैसे सेवराई की पहाड़ियां आपकी ये हुई, ठीक है, पालनी की पहाड़ियां हुई, नीलगिरी की पहाड़ियां हुई, ये पूछी जाती है, पालनी की, नीलगिरी की, सेवराई की, और अन्नामलाई की पहाड़ियां हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये सभी कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में बच्चों। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में, आप लोग याद रखो, ठीक है। हाँ, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया, मैं बताता हूं, डोडा बेटा बच्चों। क्या है? डोडा बेटा। बताएं। 41वां क्वेश्चन,
बस 9 क्वेश्चन और रहे हुए हैं। भारतीय इस्लामिक शिल्पकार जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में सृष्टि गोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? सीधी सी बात है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत। किससे? दिल्ली सल्तनत से। भाई जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिसे लाख वक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। और इसने जो निर्माण कराया था, इसके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, इनकी याद में कराया था। जैसे मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था, उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का आधारशिला रखी थी। ठीक है, जिसे आगे चल करके इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने उसे पूरा कराया था। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? कब से कब तक चला था, यह पूछा गया है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 42वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में हीट बहुत है बच्चों, गर्मी बहुत लग रही है। इतनी गर्मी में आपके साथ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश मांगता हूँ कि सेशन को पूरा देखा करें, नोट किया करें। नहीं हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और शेयर किए हुए जाएंगे नहीं मित्र, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 42वां क्वेश्चन बताएं मित्र, बताइए। जो असहयोग आंदोलन है मित्र, यह शुरू कब किया गया था? तो ध्यान रखना, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। और खत्म कब किया गया था? तो 22 फरवरी 1922 को खत्म किया गया था। ठीक है, तो इसके 4th ऑप्शन की ओर जाएंगे। 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, बताएं मित्र, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? सिंपल क्वेश्चन है। जीने का अधिकार, जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ फिल्म वालों के लिए है। नौकरी लग जाएगी ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, सरकारी जॉब पे होंगे ना, वो सारे दिन आपको सब बेस्ट लगने लगेंगे। फिल्मी दुनिया के जो गाने हैं ना, जो गाया हुआ गाना है, वो आपको बिल्कुल बेकार लगने लगेगा। ठीक है, 4th ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। अगला चले। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्य, आपको पता है संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जी होते हैं, आर्टिकल 52 आपने पढ़ा है, आर्टिकल 52। उसके बाद राज्यसभा होती है। राज्यसभा का जो वर्णन है, आर्टिकल किस में है? 80 में है। और जो उसके बाद कौन सी होती है? लोकसभा। लोकसभा का वर्णन किस में है? तो 81 में, अनुच्छेद 81 में है। कुछ समझ में आया? तो संसद का वर्णन किस में होगा? तो 79 अनुच्छेद में है बच्चा। पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। पहला ऑप्शन की ओर जाएंगे, इट इज राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, बस खत्म होने के लिए। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रात में आप देखते होंगे, दिन में तो सबसे चमकीला तारा तो मित्र सूर्य है ही है, लेकिन रात का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ध्यान रखना, जो सैरियस ए है ना, यही है बच्चों। इसे साइरस के नाम से भी जाना जाता है, साइरस। इसे साइरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साइरस, इसे 1 भी कहते हैं, ए भी कहते हैं। बताएं मित्र, चियापास पत्थर किस देश में स्थित है? चियापास पत्थर है, ये किस देश में स्थित है? 46वां क्वेश्चन है बच्चा। कौन सा? 46वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। ये मैक्सिको में बच्चों, किसमें? मैक्सिको, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है?
किलिमंजारो बता सकते हो? किलिमंजारो क्या है? क्या सबसे लंबी नदी है? नहीं। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बता सकते हैं कोई भाई? हम बताइए। नील नदी। नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकली हुई है। तो ये तो नदी तो हो नहीं सकता है, सबसे बड़े घास के मैदान नहीं हो सकता है, सबसे घने जंगल नहीं हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत है बच्चों। ठीक है, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो बच्चों ज्वालामुखी पर्वत है, ये 3 देशों में, कितने देशों में? 3 देशों में है बच्चों, बता सकते हैं? सबसे पहले केन्या, केन्या में है, युगांडा और तंजानिया। तंजानिया 3 देशों में कौन सा? किलिमंजारो वॉल्केनो बच्चों। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है, क्या करती है? प्रवेश करती है। भाई सीधी सी बात है, प्रवेश निकली है तो प्रवेश तो करेगी करेगी। जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहां इसको एक मोड़ और विचलित विस्तृत मोड़ बनाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या गोखुर झील कहते हैं, या बाढ़ वाले मैदान कहते हैं, या मेडीएड कहते हैं, या तटबंध कहते हैं? कोई भाई बताने का प्रयास करे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो तटबंध कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? तटबंध कहा जाता है। सॉरी, गलती होगी मित्र, दोबारा लिखिए। मी एंडेड्स कहते हैं इसे, मी एंडेड्स कहा जाता है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह, सभी लोग पता है चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत कर रहा है, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह उसका निर्माण वो पाकिस्तान में है, उसका निर्माण चीन कर रहा है। हम ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसका निर्माण कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। हमने 50 सेंचुरी कंप्लीट कर ली। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछा है। आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, पूछा माध्यमिक क्षेत्र में कौन सा सेक्टर आता है, ये पूछा गया मेरे भाई। देखो, कृषि है मित्र, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, ये किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। आप लोग याद रखा। ईमानदारी से बताएं आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से सेशन को लाइक करके जाएं। रोजाना आपको क्लास मिलेगी, भाई का वादा है, नोट करके। और सेशन अच्छा लगे शेयर करें, नहीं हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।